26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला पाकिस्तान पोषित इस्लामी आतंकवादियों का एक और क्रूर हमला था जो भारत को अस्वीकार्य था और जिसे बिना कठोर दंड दिए छोड़ा नहीं जा सकता था। इन दोनों आतंकी हमलों को अंजाम देने के तरीके हिंसक और अमानवीय थे। भारत को लगा कि उसे ऐसे अधिक साहसी कदम उठाने होंगे जिससे एक तो पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके और साथ ही सीमा पर आतंकवाद को, उसके खुले समर्थन को दुनिया के सामने लाया जा सके। मुंबई आतंकी हमलों के बाद से ही भारत ने पाकिस्तान के अंदर चल रहे आतंकी कैंपों की एक सूची तैयार कर ली थी और उसे पाकिस्तान सहित दुनिया भर के प्रमुख देशों के साथ साझा किया गया था। ये स्पष्ट कर दिया गया था कि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना की स्थिति में भारत कठोर जवाबी कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान के अंदर टेरर कैंप्स पर किसी भी सैन्य कार्रवाई को अंजाम देने का निर्णय भारतीय पॉलिटिकल लीडरशिप पर छोड़ दिया गया। मुंबई नरसंहार के बाद भारत को 8 साल से ज्यादा समय तक इंतजार करना पड़ा, जब तक कि उरी आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर जवाबी हमला नहीं किया गया, क्योंकि पाकिस्तान अपनी सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखे हुए था। पुलवामा हमले के बाद की भारत की जवाबी कार्रवाई बहुत कठोर थी, जिससे कुछ समय के लिए पाकिस्तानी सेना को आतंकवाद को रोकने का काम करना पड़ा। इन भारतीय हमलों ने एक कड़ा संदेश दिया था कि भारत आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने और उसे नष्ट करने के लिए पाकिस्तान में घुसने से संकोच नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को एक ऐसे देश के रूप में नंगा कर दिया जो आतंकवाद को स्पॉन्सर और सपोर्ट देता है। ऑपरेशन सिंदूर के 9 टारगेट्स का चयन सावधानीपूर्वक किया गया था, जिससे सेना और इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच का बेहतरीन तालमेल सामने आया, जिसने कि हवाई हमलों को कामयाब बनाया। आतंकी केंद्रों पर सटीक हमले से पाकिस्तान में दशकों से पल रहे आतंकी उद्योग को एक बड़ा झटका लगा। 5 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट्स और आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले कई अन्य लोगों की मौत एक बड़ा झटका है, जिसे इन टेरर ग्रुप्स की सबसे एक्टिव स्पॉन्सर ISI पचा नहीं पा रही है। आतंकवादियों के सेफ हेवंस, मरकज, सरजाल, मस्कर और अन्य शिविर LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर पाकिस्तान के अंदर कई स्थानों पर स्थित थे। पहली बार पाकिस्तान के पंजाब में टारगेट्स पर हमला किया गया। पाकिस्तान की प्रमुख संस्था ISI और पाकिस्तानी सेना के समर्थन से इन स्थानों का उपयोग टेररिस्ट को ऑर्गेनाइज करने, प्लानिंग करने, फंडिंग जुटाने, रिक्रूटमेंट करने के काम में भी किया जाता था। शुरुआत में पाकिस्तान डर कर एकदम डिसओरिएंट हो गया था और सबसे पहले उसके राजनेता बौखलाए। भारत की ताकत और इरादे को समझते हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने घोषणा कर दी कि यदि भारत आगे नहीं बढ़ेगा तो पाकिस्तान भी कोई कार्रवाई नहीं करेगा। हालांकि ये कहानी लंबे समय तक नहीं चली। टेरर लीडरशिप के प्रेशर में पाकिस्तानी सेना ने अपने गुर्गों को सेटिस्फाई करने के लिए जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया। भारत ने क्लासिक तरीके से जवाबी हमले किए। इससे पहले दुनिया ने केवल गल्फ वॉर के दौरान ही हाईटेक ऑपरेशंस देखे थे। 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ग्राउंड फोर्सेस द्वारा जमीनी हमले से पहले इराक की वॉर कैपेबिलिटी को हवाई बमबारी से खत्म कर दिया गया। इसके बाद कोalition फोर्सेस की मिनिमम कैजुअलिटीज हुई और कामयाबी भी जल्दी मिली। इसी तरह भारत ने पाकिस्तान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को कमजोर करने और नष्ट करने के लिए अपने ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन, मिसाइलों और हवा से जमीन पर मार करने वाले बमों और मिसाइलों का प्रयोग किया। भारत द्वारा स्पेसिफिक सेक्टर्स में किए गए लिमिटेड SCAD और DAD हमले एयर ऑपरेशंस करने के लिए सेफ गलियारा बनाने के लिए काफी थे। 8 एयरफील्ड्स और उनके एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग सर्विसेज पर हमले अत्यधिक सफल रहे और इससे से कम नुकसान के साथ आगे के एयर ऑपरेशंस में मदद मिली। इस तरह के और अधिक एयर ऑपरेशंस की आवश्यकता होगी ताकि एक निश्चित डिग्री की एयर सुप्रीमेसी हासिल करके ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए रास्ता साफ किया जा सके, ताकि पाक एयरफोर्स की ओर से मिनिमम इंटरफेरेंस हो।
पाकिस्तानी साइड से यह स्पष्ट है कि आईएसआई ने टारगेट सिलेक्शन मुख्य रूप से टेरर ग्रुप्स और उनके लीडर्स को खुश करने के लिए किया गया था, न कि फुल स्केल वॉर में आगे बढ़ने के लिए। शुरुआत में इनोसेंट सिविलियंस, हॉस्पिटल, स्कूल्स और धार्मिक स्थल पाकिस्तानी साइड ने टारगेट किए थे। ये हमले मुख्य रूप से स्वार्म ड्रोन्स, मिसाइलों और आर्टिलरी का यूज करके किए गए थे। इनमें से अधिकांश हमले विफल कर दिए गए। एक अजीब हमला सरफेस टू सरफेस मिसाइल हत्फ का यूज करके किया गया था, उसे भी हमने बेकार कर दिया। पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले विफल रहे, जो खराब ऑपरेशनल एक्यूमेन और टारगेट सिलेक्शन में मिलिट्री प्रोफेशनल्स की लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट को दर्शाता है। छोटे ड्रोन भारतीय साइड की किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। पाकिस्तान में कट्टरपंथी तत्वों को जो सम्मान मिलता है वो तब स्पष्ट रूप से दिखाई दिया जब भारतीय हमलों में मारे गए आतंकवादियों को स्टेट फ्यूनरल दिया गया, जिसमें पाकिस्तान के वरिष्ठ नागरिक और टॉप मिलिट्री कमांडर्स शामिल हुए। इन आतंकवादी तत्वों का पाकिस्तानी समाज में काफी प्रभाव है। पाकिस्तानी सेना अपनी नापाक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उन पर बहुत अधिक निर्भर करती है। पाकिस्तानी सेना को बीएलए के हाथों भारी क्षति का सामना करना पड़ रहा है और पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा सेंसिटिव बनी हुई है। ऐसे में भारत के साथ ईस्टर्न फ्रंट खोलना बेवकूफी है, इलॉजिकल है। फिर भी पाकिस्तानी सेना का रिटेलिएशन ये स्पष्ट संदेश था कि कट्टरपंथी तत्वों को उसका समर्थन जारी रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने कई ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए, जिनमें से प्रमुख कुछ इस प्रकार हैं। भारत एक बार फिर से एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में सामने आया। यह साबित हुआ कि भारतीय जनता ऐसे पॉलिटिकल लीडरशिप का समर्थन करती है जो संकट के समय मजबूत डिसीजन ले सके। भारत ये साबित करने में सफल रहा कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और आतंकवादी संगठनों के पास अब पाकिस्तान में भी सुरक्षित पनाहगाह नहीं बची है। पहलगाम हमले के ठीक बाद और ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारतीय लीडरशिप द्वारा अपनाए गए इनिशियल मेजर्स ने पाकिस्तान की नेशनल पावर के कोर इंस्ट्रूमेंट्स को इफेक्टिवली टारगेट किया। यदि भारत ने ये मेजर्स जारी रखे तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली दम तोड़ देगा। ऑपरेशन सिंदूर ने उजागर कर दिया कि पाकिस्तानी सेना अपने घर में भी बहुत कमजोर है, डरती है आतंकवादियों से, और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप सिरे की प्रोपेगेंडा मास्टर है। भारत को राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए एक दुर्जय सेना बनाए रखनी होगी, जिसके पास स्टेट ऑफ द आर्ट एसेट्स हों और एक मजबूत डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस हो, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमें दूसरों की ओर न देखना पड़े, विशेषकर हथियारों और गोला बारूद के लिए। ऑपरेशन ने युद्ध की योजना बनाने और संचालन करने में सिविल लीडरशिप, डिफेंस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच तालमेल और एकजुटता का बेहतरीन प्रदर्शन किया। पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स की पॉलिसी की विफलता भी सामने आ गई। इस अभियान ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ को सफलतापूर्वक कॉल आउट किया और न्यूक्लियर टेंशन को कंट्रोल करने की भारत की क्षमता को उजागर किया। भारत ने एक बार फिर अपनी ताकत के दम पर सीज फायर पर सहमति जताई, जिसे रणनीतिक कदम माना जा रहा है। हालांकि भारत का डिप्लोमेटिक, इंफॉर्मेशनल, मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रेशर विरोधी को आतंकवादी नेटवर्क को फिर से संगठित करने, फाइनेंस करने और समर्थन देने से रोकता रहेगा, किंतु इसे आतंकी पाकिस्तान के अंत की शुरुआत माना जाना चाहिए।